इसके पास अपनी एक नई कैपेबिलिटी है और वो क्या है, वो है कोबरा मैन्यूवरिंग। मतलब ये अगर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अगर ऐसे जा रहा है तो उसके बाद ये अपनी स्पीड को इतनी धीमी और स्लो कर सकता है, कैसे, ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे कर सकता है अपनी स्पीड कम। इसको बोलते हैं कोबरा मैन्यूवरिंग। और ये कोबरा मैन्यूवरिंग कुछ इस तरीके से होता है, ये देखिए कोबरा मैन्यूवरिंग। जय हिंद फ्रेंड्स, अनअकैडमी पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इन द एयर इंडिया शो दैट इज रिसेंटली गोइंग ऑन, we are witnessing the clash of the titans, and these two titans are Sukhoi 57 and F-35. One fighter jet is from the Russia and another one fighter jet is from the US. देखिए पार्टिसिपेट तो नियरली 100 प्लस कंट्रीज ने किया है, उनके फाइटर जेट्स भी आए हैं, बट दीज टू फाइटर एयरक्राफ्ट स्पेशली दे हैव कंप्लीटली स्टोलन द शो। एंड नाउ बिकॉज हम डिफेंस लवर हैं, सो हमारे माइंड में जो डिफेंस रिलेटेड जो इक्विपमेंट है उनको जानने की जो हंगर है, चलिए उसको सीटिएट करने की कोशिश करते हैं, उनको संतुष्ट करने की कोशिश करते हैं उस हंगर को। चलिए देखिए, सबसे पहला पॉइंट, ये जो दो एयरक्राफ्ट है सुखोई 57 एंड F-35, दीज टू आर स्टेल्दी एयरक्राफ्ट, और इनका जो सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है वो है स्टेल्दीनेस, सबसे पहला पॉइंट। एंड दूसरा पॉइंट, इसीलिए क्योंकि इनके पास स्टेल्दीनेस की कैपेबिलिटी है, इसीलिए 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट। देखिए, जब हम फाइटर जेट को देखते हैं तो उनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं जनरेशन में, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन एंड द 5th जनरेशन। और जो 6th जनरेशन एयरक्राफ्ट है उससे रिलेटेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट दैट इज स्टिल गोइंग ऑन। अब देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन जो एयरक्राफ्ट थे और जो फाइटर जेट थे वो बेसिक फाइटर जेट थे, और उनके अंदर जो कैपेबिलिटी थी वो बेसिक कैपेबिलिटी थी, मतलब मैन्यूवरिंग की कैपेबिलिटी, कि अगर सीधे डायरेक्शन में जा रहे हैं और उनको अटैक कोई थ्रेट परसीव हो रहा है तो ऐसे टिल्ट करके मुड़ सकते थे, दिस इज द मैन्यूवरिंग कैपेबिलिटी। उसके साथ साथ डायरेक्ट गन शॉट और डायरेक्ट गन हिट थे उनके पास, दैट्स ऑल। और मैनुअल गन हिट थे, मतलब जो पायलट थे उनको देखने के बाद वो फायर शॉट करने पड़ते थे उसके गन के। उसके बाद देखिए, ये था फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट, बिल्कुल बेसिक और सिंपल एयरक्राफ्ट कैपेबिलिटी थी, इसमें कोई ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की कैपेबिलिटी नहीं थी, दे आर द सिंपल एयरक्राफ्ट। उसके बाद नाउ दीज आर द फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट। उसके बाद जैसे जैसे साइंस एंड टेक डेवलप हुआ और रिसर्च एंड डेवलपमेंट हुए, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, 1950s और 1960 के बाद, स्पेशली यूएस और यूएसएसआर के बीच, क्योंकि उसके बाद कोल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था और डिफेंस में इतना ज्यादा स्पेंड किया यूएस ने और यूएसएसआर ने, दोनों में, और स्पेशली डिफेंस रिलेटेड टेक्नोलॉजी में तो उन्होंने बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। उसके साथ साथ स्पेस में भी इन्वेस्ट किया, जो आप पढ़ेंगे स्पेस रेस के बारे में पढ़ेंगे, अगर आप वर्ल्ड उसके हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म स्पेस रेस, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म रेस इन द डिफेंस सेक्टर। सो उसके बाद सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट डेवलप हुए 1960s के अराउंड। अब ये सेकंड एयरक्राफ्ट जो जनरेशन जो फाइटर जेट थे, इनमें फर्स्ट जनरेशन के मुकाबले थोड़ी सी इनकी कैपेबिलिटी इंक्रीज हुई, और इसमें क्या आ गया, जैसे उनकी स्पीड उनकी स्पीड में थोड़ा सा इजाफा हुआ, और क्या था, इनमें टेल एस्पेक्ट आईआर मिसाइल्स को ऐड कर दिया गया। मतलब क्या है इसका, देखिए, जो फाइटर जेट होते हैं इनमें जो इंजन होता है उसकी थर्मल हीटिंग होती है, मतलब वो बहुत ज्यादा गर्म होते हैं क्योंकि स्पीड से चलते हैं, फ्यूल इतना ज्यादा बर्न होता है, इतना ज्यादा फ्यूल की खपत होती है, तो जो इंजन होता है उसकी इंफ्रारेड वेव्स होती हैं। उस इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करने के बाद अगर किसी भी मिसाइल्स को छोड़ दें, ऐसी मिसाइल जो कि सबसे पहले इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करती हैं, और इंफ्रारेड वेव को डिटेक्ट करने के बाद अगर उसका पीछा करे तो वो जाकर के उस पर हिट कर सकते हैं। सो ऐसी जो मिसाइल्स हैं उनको इजाद किया गया और इस सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट में उसको ऐड कर दिया गया, इसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट। एंड उसका सबसे बड़ा फीचर था कि ऐसी इंफ्रारेड जो मिसाइल्स हैं वो ऐड उसमें कर दी गई जो कि दूसरे एयरक्राफ्ट के इंजन की हीट को सेंस कर सके, वहां से निकलने वाली जो इंफ्रारेड वेव है उसको सेंस कर सके, और उसको सेंस करने के बाद उसको टारगेट को लॉक करने के बाद और एक मिसाइल लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सके। उसके बाद जब हम थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट की तरफ देखते हैं और उसको समझते हैं उसकी कैपेबिलिटी को, तो हमें पता चलता है कि थोड़ी सी उसमें और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हुई और उसको हमने थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट बोला। जैसे उसमें स्पीड में इजाफा हुआ, जो मैन्यूवरेबिलिटी है वो उसकी इंक्रीज हुई, मान लीजिए ऐसे बिल्कुल वर्टिकल मैन्यूवरेबिलिटी, ये कैपेबिलिटी उसमें आई। उसके साथ साथ जो मिसाइल थी, रडार बेस मिसाइल उसमें और ऐड हो गई, इंफ्रारेड तो ऑलरेडी ऐड थी, रडार बेस मिसाइल भी ऐड होगी सिस्टम। उसके अलावा एयर टू एयर मिसाइल, मतलब अगर एक फाइटर क्राफ्ट है वो है, और सामने एक और फाइटर क्राफ्ट है जो कि हवा में ही है, तो ये वाला फाइटर क्राफ्ट एयर टू एयर मिसाइल लॉन्च करके उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, उसको निस्तनाबूद कर सकता है, इसको बोलते हैं एयर टू एयर। उसके साथ साथ और कैपेबिलिटी इनमें ऐड हुई, जैसे कि एयर टू सरफेस, कि एयर में ऊपर वो हवा में है, उससे सरफेस में कोई टारगेट दिखा उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो ये जो कैपेबिलिटी है ये सब इंक्रीज हुई थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट में। और देखिए, जो फर्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका एग्जांपल था MiG-15, और जो सेकंड जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसका एग्जांपल है MiG-21, जो कि इंडिया अभी तक यूज करता है। और इसी को रिप्लेस करने के लिए इंडिया का जो तेजस जो प्रोजेक्ट है वो लेके आए हैं, और धीरे धीरे इंडियन जो एयरफोर्स है उसमें MiG-21 को रिप्लेस करके तेजस एयर फाइटर क्राफ्ट को ऐड किया जा रहा है, और लगभग 30 के प्लस एयरक्राफ्ट जो तेजस एयरक्राफ्ट है वो ऐड हो रहे हैं। तेजस एयरक्राफ्ट इज अ मल्टी रोल एयरक्राफ्ट फाइटर जेट, मल्टी रोल फाइटर जेट माय डियर फ्रेंड्स, और ये इंडिजीनियसली बिल्ट है, इंडिया में बिल्ट किया है, और ये लाइट है, लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट की कैटेगरी में आता है। इन सबके बारे में देखेंगे, देखिए आगे चलते हैं। उसके बाद आए फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, और फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट की
के फीचर क्या हुए, मैन्यूवरेबिलिटी इंक्रीज हो गई। और क्या था इसमें, ग्लास कॉकपिट आया। मतलब इससे पहले जब जो पायलट थे, अगर उनको दूसरे एयरक्राफ्ट की तरफ देखना है जो कि हवा में है, उसको शॉट डाउन करना है, तो उनको इलेक्ट्रॉनिक जो सिस्टम है वहां पर बोर्ड की तरफ देखना पड़ता था, ऐसे नीचे की तरफ, या फिर अगर सामने देखना है तो फिर उनको डायरेक्ट सामने दिखाई देगा। मतलब दे वर डूइंग मैक्सिमम ऑफ देयर टास्क बाय लुकिंग इनटू द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स। बट ये जो फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को, वो जो कॉकपिट है जो आप देखते हैं ना हेलमेट के जो एयरक्राफ्ट के ऊपर जहां पर जो पायलट बैठा होता है, उसमें एक आपको ग्लास की वो दिखाई देगा ऐसे राउंड राउंड सा, उसी के ऊपर ही और उसी के अंदर ही इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जहां पर सारी चीजें डिस्प्ले पर उनको दिखाई देगा, और उनको ऐसे बार बार नीचे और ऊपर की तरफ अपनी गर्दन करने की आवश्यकता नहीं है। सो ये क्या है, इसको बोलते हैं कि ग्लास कॉकपिट सिस्टम, और ये कंप्यूटराइज टेक्नोलॉजी है। और ये जो एयरक्राफ्ट है फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, ये सारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे, सारे के सारे मल्टी रोल एयरक्राफ्ट मिलेंगे जो कि बहुत सारे रोल परफॉर्म कर सकते हैं एक साथ, सरफेस टू सरफेस, वो सॉरी एयर टू एयर, एयर टू सरफेस। उसके साथ साथ दे आर इनफैक्ट मैनी ऑफ देम दे आर कैपेबल ऑफ लॉन्चिंग द न्यूक्लियर अटैक एज वेल, कि वो न्यूक्लियर मिसाइल को लेके जा सकते हैं। इनमें हार्ड पॉइंट्स भी इंक्रीज हो गए, मतलब कितनी मिसाइल को इंटीग्रेट कर सकते हैं उसके अंदर, सो उनको बोलते हैं हार्ड पॉइंट्स। सो वो जो हार्ड पॉइंट्स है एयरक्राफ्ट में वो भी बढ़ गए। सो ये है फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। और इसमें आते हैं MiG-29, इंडिया के पास MiG-29 है, उसका नेवल वेरिएंट भी है MiG-29, और ये रशिया से इंडिया ने परचेज किया। उसके अलावा अमेरिका का F-16 एयरक्राफ्ट है, और अमेरिका का जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, ये मेन फाइटर एयरक्राफ्ट है, स्पेशली जब उनको लार्ज स्केल में फाइट करना है, लार्ज स्केल में लड़ाई करना है। मतलब दिस इज द वर्किंग हॉर्स ऑफ द यूएस मिलिट्री एंड इजराइल एयरफोर्स एज वेल। अब देखिए इससे एडवांस है, ऑफ कोर्स यूएस के पास इससे एडवांस है फिफ्थ जनरेशन, जैसे F-22 रैप्टर हो गया, F-35 हो गया, वो भी है अमेरिका के पास। अब देखिए FA-18 हॉर्नेट भी है यूएस के पास, और ये भी फोर्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। अब उसके बाद आता है फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट, और इस फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में जो सबसे बड़ा फीचर है वो है इसकी स्टेल्दीनेस, और इसको बोलते हैं नेक्स्ट जनरेशन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। और ये टेक्नोलॉजी ऐसे इवॉल्व हुई है। नाउ लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट। देखिए उससे पहले मैं आपको लेके चलता हूं एक अनाउंसमेंट की तरफ। देखिए अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं। अनअकैडमी पर आपके लिए एक ऑफर चल रहा है, एंड दैट इज 50% फ्लैट ऑफ। अगर आप इस वाले ऑफर में अवेल करते हैं तो आपको 6 मंथ का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। सो जाइए इस वाले कोर्स को एनरोल करिए। इस वाले कोर्स में आपका काफी बेनिफिट होगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में है। एंड यस, इफ यू आर एनरोलिंग, यूज द कोड SKY50 आपको एडिशनल डिस्काउंट मिलेगा, और मुझसे आपको मेंटरशिप भी मिलेगी। अब देखिए ये वाला जो ऑफर है, ये 30 फरवरी को एंड हो रहा है, और आप इस वाले ऑफर का लाभ उठाइएगा। चलिए, और उसके साथ साथ देखिए मुरुनाल सर के जो प्रिंटेड इकोनॉमी के जो नोट्स हैं वो आपको फ्री मिलेंगे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ, अगर आप आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन को अवेल करते हैं तो। उसके साथ साथ अगर आप इस बार के प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, और अनअकैडमी के पास आपके लिए प्रीलिम्स 2025 का क्रैश कोर्स है, और ये वाला क्रैश कोर्स की जो कॉस्ट है वो है 11,999। और अगर इस वाले कोर्स को आप ज्वाइन करते हैं और आपने प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर लिया, इस बार के निकाल लिया, उसको क्लियर किया, तो आपको मेंस का जो कोर्स होगा वो अनअकैडमी की तरफ से बिल्कुल आपको फ्री मिलेगा। और इस वाले कोर्स में आपको स्टैटिक कंटेंट विद करंट अफेयर्स वो दोनों इंटीग्रेट करके आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और देखिए अगर आपने सब्सक्रिप्शन लिया तो आप इग्नाइट बैच से जुड़ सकते हैं, आप आरंभ बैच से जुड़ सकते हैं, और आप शिखर बैच से भी जुड़ सकते हैं। और इट्स लाइक नेटफ्लिक्स मॉडल। आपने एक बार सब्सक्रिप्शन लिया तो आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, कभी भी पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास नेट है तो भी पढ़ सकते हैं, आपके पास अगर नेट नहीं है तो भी आप पढ़ सकते हैं, ऑफलाइन डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं। और आप किसी भी बैच में अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, किसी भी टीचर से अपने आप को जो सब्जेक्ट है वो सारे कंप्लीट कर सकते हैं। सो ये फायदा है, इसको बोलते हैं कस्टमाइज्ड एजुकेशन, आपको अनअकैडमी पे मिलेगी। एंड यस, यूज द कोड SKY50, आपको डिस्काउंट मिलेगा और मुझसे मेंटरशिप मिलेगी। चलिए अब हम अपने सेशन की तरफ चलते हैं। देखिए हम स्टेल्दीनेस के फीचर को समझ रहे थे। देखिए F-35 है उसमें भी स्टेल्दीनेस का फीचर है, और सुखोई 57 है उसमें भी स्टेल्दीनेस का फीचर है। नाउ स्टेल्दीनेस को समझते हैं। देखिए लेट अस सपोज कि एक फाइटर जेट को किसी मिशन के लिए दूसरे कंट्री में जाना है, उसने दूसरे कंट्री का बॉर्डर क्रॉस किया। अब बॉर्डर क्रॉस करते ही ऐसा तो है नहीं कि जो दूसरा कंट्री है वो अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए कोई उन्होंने इंतजाम ही नहीं किया होगा, तो एक रडार सिस्टम होता है, ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम, उस कंट्री में जिसमें ये फाइटर एयरक्राफ्ट एंटर किया है उनके एयर स्पेस में। अब ये जो ग्राउंड बेस्ड जो सिस्टम है, ये रडार, इसका जो रडार है वो रेडियो वेव छोड़ेगा, और रेडियो वेव क्या करेगी, इस फाइटर जेट से टकराएगी, टकरा के आने के बाद ये रिसीव करेगा रडार ग्राउंड बेस्ड सिस्टम, और रिसीव करने के बाद वो बताएगा कि यस हमारे एयर स्पेस में कोई ना कोई बाहर की ऑब्जेक्ट आई है, और वो उसकी लोकेशन ये है, और वो इतनी स्पीड से जा रही है, पूरी की पूरी डिटेल क्या होगी स्क्रीन पर आ जाएगी। उसके बाद वो रडार बेस्ड ग्राउंड बेस्ड सिस्टम ऑटोमेटिकली मिसाइल, ये जो रडार बेस्ड सिस्टम है ये मिसाइल सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, और इस वाले जो एयरक्राफ्ट है इसको डिस्ट्रॉय कर देगा, इसको निस्तो नाबूद कर देगा हवा में, ऑफ कोर्स। नाउ मान लीजिए कि मैं, ये फाइटर एयरक्राफ्ट मेरा है और हमारे देश का है। अब इस वाले फाइटर एयरक्राफ्ट की क्या वो रहेगा, इसकी डिमांड क्या है कि मैं किसी भी एयर स्पेस में अगर एंटर करूं तो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम को पता ही ना चले तो वाह हो जाएगी।
तो इसका मेन जो रिक्वायरमेंट रहेगी कि स्टेल्थीनेस, कि यार पता ना लगे, और अगर पता नहीं लगेगा तो मैं जाऊंगा अपना मिशन कंडक्ट करके वापस आ जाऊंगा जहां पर भी बम गिराने हैं मुझे। बट ये वाला रडार जो ग्राउंड बेस्ड रडार सिस्टम है, इसके लिए इसको चकमा देना पड़ेगा। तो इसको चकमा देने कैसे दे सकते हैं कि जो रडार वेव है ये तो या तो टकरा के वापस ही ना आए, मतलब ये फाइटर जेट उसको एब्जॉर्ब कर ले, एक पॉइंट ऐसे हो सकता है। दूसरा कैसे हो सकता है, इसको डिफ्लेक्ट कर जाए, जितनी भी वेव आई वो सारी डिफ्लेक्ट करके ऊपर की तरफ चली गई रिफ्लेक्ट करके। सो ऐसे हो तो वो नीचे की तरफ वो रिसीव नहीं कर पाएगा वापस वेव, तो पता ही नहीं चलेगा कि कौन सा ऑब्जेक्ट एयर स्पेस में एंटर किया है। अब फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट में क्या होता है, उसमें एक कोटिंग होती है रडार एब्जॉर्बिंग मटेरियल की कोटिंग, और ये इनफैक्ट इस वाले जो मटेरियल का ये मार्केट वर्ल्ड में बढ़ता भी जा रहा है। आप देखेंगे तो 400 से 500 मिलियन का मार्केट हो गया वर्ल्ड में, और ये काफी स्पीड से बढ़ रहा है। मतलब ये वाला जो मटेरियल है जो इसके ऊपर लगाया जाता है, ये क्या करता है कि यहां से जो भी रडार वेव आई उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। अब जब उन्होंने सोख लिया तो नीचे की तरफ रिफ्लेक्ट होकर वापस गया ही नहीं ना, और वापस इन्होंने फिर क्या रिकॉर्डिंग स्क्रीन पर दिखाएगा ही नहीं। एक तो ये पॉइंट हो गया। दूसरा, जब आप इन फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट को देखेंगे और इनको कंपेयर करेंगे ना फोर्थ और थर्ड जनरेशन एयरक्राफ्ट से, तो आपको क्या मिलेगा कि इसमें 90 डिग्री के एंगल कम मिलेंगे आपको, कोण कम मिलेंगे आपको। इनकी जो सरफेस मिलेगा आपको थोड़ा सा स्मूथ सरफेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि जितने ज्यादा 90 डिग्री के एंगल होंगे, जितने ज्यादा इनमें मिसाइल बाहर की तरफ, हार्ड पॉइंट बाहर की तरफ होंगे, उतने ज्यादा चांसेस होंगे कि रडार की जो रेडियो वेव है वो जाएंगे, टकराएंगे, और टकराने के बाद वापस जाकर के रडार जो सिस्टम उनको कैप्चर करके स्क्रीन पर दिखाएगा। तो इनके अंदर दो फीचर है। सबसे पहला कि इनका जो डिजाइन है उसमें स्मूथनेस है, सबसे पहला पॉइंट। दूसरा, इनके ऊपर जो कोटिंग है वो ऐसे मटेरियल की कोटिंग है जो कि रडार वेव को एब्जॉर्ब कर सकती है। सो दोनों में स्टेल्थीनेस का फीचर है, दोनों रडार को चकमा दे सकते हैं, इसमें भी और उसमें भी। F-35 के बारे में बोलते हैं कि इसकी जो स्टेल्थीनेस का फीचर है वो ज्यादा है कंपेयर टू सुखोई 57, लेकिन कुछ जो डिफेंस एनालिस्ट ये भी मानते हैं कि दोनों की बराबर है। सो अब मान के चलते हैं दोनों की बराबर है, बट दोनों में रडार जो सिस्टम है उसको चकमा देने की कैपेबिलिटी है, मतलब स्टेल्थीनेस का फीचर है। सो दोनों अच्छे हैं। अब देखिए उसके बाद एक वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है, दूसरा वर्टिकल लैंडिंग नहीं कर सकता, बस उसका फीचर, उनका फीचर अलग है, एंड दैट इज कोबरा मैन्यूवरिंग। देखिए मोस्टली जो एयरक्राफ्ट आपको मिलेंगे कैसे मिलेंगे, उनके जो टेक ऑफ होगा वो भी ऐसे होगा, एक रनवे पे कुछ दूर तक चलेंगे 200 300 400 मीटर, उसके बाद टेक ऑफ करेंगे, और लैंडिंग भी ऐसे ही करेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4.5 भी जैसे हम अपने पास रफेल है वो भी ऐसे ही करता है। लेकिन जो फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है स्पेशली F-35, इसमें एक कैपेबिलिटी है वर्टिकल लैंडिंग और टेक ऑफ की, मतलब किसी भी जगह वो ऐसे वर्टिकल लैंडिंग कर सकता है और ऐसे ही वर्टिकल टेक ऑफ करके फिर ऐसे उड़ सकता है। यस, जैसे भी आपने एलियन मूवीज में देखा होगा ऐसे। वहीं सुखोई 57 के पास ये कैपेबिलिटी नहीं है, लेकिन इसके पास अपनी एक नई कैपेबिलिटी है, और वो क्या है, वो है कोबरा मैन्यूवरिंग। मतलब ये अगर फाइटर जेट एयरक्राफ्ट अगर ऐसे जा रहा है तो उसके बाद ये अपनी स्पीड को इतनी धीमी और स्लो कर सकता है। कैसे? ऐसे जाएगा और ऐसे ऐसे कर सकता है अपनी स्पीड कम। इसको बोलते हैं कोबरा मैन्यूवरिंग, और ये कोबरा मैन्यूवरिंग कुछ इस तरीके से होता है। ये देखिए कोबरा मैन्यूवरिंग, और इससे ये अपनी स्पीड को कम कर सकता है, और स्पीड को कम करने के बाद ये किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर पे जो कि पानी में होता है नेवी में, क्योंकि उस पर जगह थोड़ी कम होती है, 200-300 मीटर की होती है उसके लिए लैंडिंग के लिए, वहां पर स्मूथली इजीली लैंड हो सकता है इसके कारण, कोबरा मैन्यूवरिंग के कारण। सो ये इसका अपना एक फीचर है मैन्यूवरिंग का। उसके साथ साथ देखिए हमने क्या देख लिया कि फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट तो दोनों के दोनों ही है, दोनों ही फिफ्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट है। उसके साथ साथ क्रू एक वन सिंगल सीटर। अब देखिए F-35 इज ए सिंगल इंजन, और जो ये सुखोई 57 है ये है डबल इंजन एयरक्राफ्ट, और जिस पे ऑफ कोर्स डबल इंजन एयरक्राफ्ट के पास थ्रस्ट थोड़ा ज्यादा होगा, उसकी स्पीड भी ज्यादा होगी। सो इसकी स्पीड थोड़ी ज्यादा है 2600 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और इसकी है अप्रोक्सीमेट 1950 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। सो स्पीड में सुखोई 57 जीत रहा है। अब देखिए उसके बाद एंड्योरेंस में, मतलब अगर एक बार उसको किसी मिशन के लिए भेज दिया गया तो हवा में 5 घंटे 48 मिनट तक रुक सकता है सुखोई 57, और 2.5 घंटे के लगभग अराउंड F-35 एक मिशन में हवा में स्टे कर सकता है इतनी देर के लिए। रेंज किसकी ज्यादा है? रेंज भी सुखोई 57 की ज्यादा है, ये 5,500 है, इसकी रेंज लगभग 2,000 के अराउंड है। सो रेंज में भी जीत गया सुखोई 57। उसके अलावा कॉम्बैट जो लोड है वो 10,000 kg है, किसमें? सुखोई 57 में, और उसमें 8,000 kg। उसके अलावा टेक ऑफ वेट भी सुखोई 57 का ज्यादा है। इंटरनल फ्यूल जो कैपेसिटी है वो भी सुखोई की ज्यादा है। देखिए इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई भी फाइटर जेट अगर एयरक्राफ्ट है वो किसी दूसरे कंट्री में जाएगा किसी मिशन के लिए, भाई कोई भी मिशन के लिए भेजा तो मान लीजिए दूसरे कंट्री में ही तो जाएगा ना। अब किसी भी एयरबेस से अगर वो दूसरे कंट्री में जाएगा तो डिस्टेंस हो सकता है ज्यादा हो, और इनकी रेंज मान लीजिए 2,000 है, और 2,000 किलोमीटर तो वैसे ही खत्म हो जाती है अगर एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाए, उसके बाद जाना है, लौट के वापस आना है। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि बीच में उसकी रिफ्यूलिंग कराए, हो सकती है बीच में रिफ्यूलिंग, लेकिन कोशिश करते हैं कि बीच में रिफ्यूल कराने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि उससे स्टेल्थीनेस चली जाती है, फिर उससे कहीं ना कहीं एनिमी को पता चल जाता है, उनके रडार ना डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इसीलिए जो इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी है उस पर बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि यार इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी कितनी है। जितने ज्यादा इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी रहेगी उतना ज्यादा एंड्योरेंस रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी जो रेंज है वो रहेगी। और उसके साथ साथ देखिए इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी से ये भी डिसाइड होगा कि अगर इंटरनल फ्यूल कैपेसिटी मान लीजिए किसी भी
फाइटर एयरक्राफ्ट की ज्यादा है तो उसमें पेलोड कम लगेगा, उसमें हार्ड पॉइंट कम है, हो सकता है ऐसा हो। लेकिन सुखोई 57 के साथ ऐसा नहीं है। सुखोई 57 की फ्यूल कैपेसिटी भी ज्यादा है, रेंज भी ज्यादा है, एंडोरेंस भी ज्यादा है और उसमें हार्ड पॉइंट्स भी ज्यादा हैं। इसमें 12 हार्ड पॉइंट है। हार्ड पॉइंट मतलब कि इसमें 12 मिसाइल्स लग सकती हैं और इसमें आपके पास 10 मिसाइल्स लग सकती हैं हार्ड पॉइंट। देखिए, अब आपको हार्ड पॉइंट समझ में नहीं आ रहा होगा, हार्ड पॉइंट का मतलब क्या है। आप देखना फाइटर जेट राफेल, आप देखना तेजस, तो उसमें जो उसकी विंग रहती है डेल्टा विंग, उसी के पास आपको मिसाइल लगी हुई मिलेंगी। एक मिसाइल यहां पर, एक मिसाइल यहां पर, एक मिसाइल यहां पर, एक मिसाइल यहां पर। तो 4 हार्ड पॉइंट यहां पर इस विंग पे हो गए और 4 हार्ड पॉइंट इस विंग पे हो गए। तो इनको बोलते हैं 8 हार्ड पॉइंट हो गए किसी भी एयरक्राफ्ट में, फाइटर एयरक्राफ्ट में। लेकिन सुखोई 57 के पास 10 हार्ड पॉइंट है, इसके पास 12 हार्ड पॉइंट है और इसके पास 10 हार्ड पॉइंट है। लेकिन ये हार्ड पॉइंट बाहर नहीं है, ये देखिए आउटसाइड नहीं है। ये देखिए आपको दिख रहे हैं कहीं भी हार्ड पॉइंट नहीं। ये जो आपको ये दिख रहा है ना, ये ओपन हो रहा है ये चेचेस, इसके अंदर है हार्ड पॉइंट। क्योंकि अगर ये हार्ड पॉइंट बाहर होते तो 90 डिग्री का कोण बनाता और स्टेल्थीनेस इसकी चली जाती। इसीलिए जो मिसाइल इंटीग्रेट करने वाले जो सिस्टम है, जो हार्ड पॉइंट है, इन दोनों के दोनों एयरक्राफ्ट में ये अंदर की तरफ है, ये विंग में बाहर की तरफ यहां नहीं लगे हुए हैं, यहां पर नहीं लगे हुए हैं। ये सबसे ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए वाला पॉइंट। समझ में आया ये वाला पॉइंट आपको? आगे चलें। उसके अलावा सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की कैपेसिटी है सुखोई 57 में और F-35 में सुपर मैन्यूवरेबिलिटी की जो कैपेसिटी है वो नहीं है। शॉर्ट टेक ऑफ एंड लैंडिंग इसमें भी है, उसमें भी है। वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग इसमें नहीं है, उसमें है F-35 में। उसके साथ साथ स्टेल्थीनेस की कैपेबिलिटी दोनों में है। और देखिए इंटरनल कैरेज ऑफ द वेपन, इंटरनल कैरेज ऑफ द वेपन जो मैंने भी आपको समझाया वो दोनों में है। सो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए कोस्ट वाइज सुखोई 57 की कोस्ट आपको मिलेगी 100 टू मतलब 100 से 110 मिलियन यूएस डॉलर मिलेगी आपको, और 110 मिलियन यूएस डॉलर मिलेगी। और इसकी लगभग आपको मिलेगी 80 से 90। कॉस्ट वाइज में थोड़ा सा ये महंगा है, ये थोड़ा सा कॉस्ट इफेक्टिव है, ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट है, इसका साइज थोड़ा बड़ा है, इसलिए बोलते हैं कि ये वाला इजीली डिटेक्ट हो सकता है रडार में, ये वाला डिटेक्ट नहीं हो सकता क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्पैक्ट साइज का है। इसका जो विंग स्पैन है वो थोड़ा छोटा है, इसका विंग स्पैन थोड़ा ज्यादा है। बट देखिए दोनों जो एयरक्राफ्ट है उनकी जो स्ट्रेंथ और कैपेसिटी और जो मिलिट्री जो कैपेबिलिटी है उनके बारे में कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं है। वो इंडिया एयर शो में भी इन्होंने अपनी शोकेस किया है। देखिए 100 कंट्रीज थे इस शो में पार्टिसिपेट किया है, इंडिया ने भी पार्टिसिपेट किया, उसका राफेल फाइटर जेट ने भी पार्टिसिपेट किया। बट ये जो दो एयरक्राफ्ट हैं इन दोनों ने अपना डोमिनेंस रखा है इस वाले एयर शो में। सो इंडिया के डिफेंस जो एनालिस्ट है उनकी भी नजर है कि अगर फ्यूचर में रशिया तो सुखोई 57 को इंडिया को ऑफर कर ही रहा है, अमेरिका ये वाला उसके नाटो एलाइज को देता है, जैसे कि इजराइल को दे रखा उन्होंने, टर्की को, इंडिया को उन्होंने अभी प्रोवाइड नहीं किया है। बट अगर फ्यूचर में कोई भी डिफेंस स्टॉक होती है तो लेट्स सी कि इंडिया किसकी तरफ जाता है, सुखोई 57 की तरफ या फिर F-35 की तरफ। लेट्स सी। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद फ्रेंड्स।